नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आउटलुक पर। और आज हम जीव विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक विटामिन से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इसके पहले हमने विटामिन से संबंधित प्रश्नों को पार्ट 1 में कवर किया था, साथ ही साथ विटामिन के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में चर्चा भी की थी। तो आइए शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से किसमें विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है? 4 ऑप्शन है आपके पास, पत्ता गोभी, गाजर, फूल गोभी या पालक। तो दोस्तों इसका सही आंसर है गाजर। विटामिन ए की मात्रा गाजर में सर्वाधिक होती है। और दोस्तों जो पालक है, पालक में आयरन पाया जाता है, ठीक है। और आयरन हमें पता है कि हीमोग्लोबिन के लिए आवश्यक है। आयरन की वजह से जो ब्लड में हीमोग्लोबिन है उसकी मात्रा नियंत्रित रहती है। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? 4 ऑप्शन है आपके पास, रेटिनॉल, यूरोप्थैल्मिया, टोकोफेरॉल, बेरीबेरी, साइनोकोबालामीन रक्ताल्पता या आर्गोकैल्सिफेरॉल रिकेट्स। तो दोस्तों निम्न में से कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों टोकोफेरॉल बेरीबेरी। यह युग्म सुमेलित नहीं है। रेटिनॉल की कमी से दोस्तों पता ही है कौन सा रोग होता है। रेटिनॉल जिसको हम विटामिन ए के नाम से भी जानते हैं, इसकी कमी से यूरोप्थैल्मिया नामक रोग होता है। साइनोकोबालामीन हम विटामिन B12 को कहते हैं, ठीक है दोस्तों। और साइनोकोबालामीन या विटामिन B12 की कमी से रक्ताल्पता या एनीमिया रोग हो जाता है। और आर्गोकैल्सिफेरॉल की कमी से दोस्तों रिकेट्स होता है। विटामिन डी है जिसे हम आर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं, इसकी कमी से रिकेट्स होता है। आइए आपको बताते हैं विटामिन डी के 2 पार्ट होते हैं, D2, विटामिन D2 और विटामिन D3। D2 को दोस्तों हम क्या कहते हैं? D2 को हम आर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं, आर्गोकैल्सिफेरॉल। और विटामिन D3 किसे कहते हैं? कोल्डिकैल्सिफेरॉल। तो आर्गोकैल्सिफेरॉल की कमी से रिकेट्स रोग होता है। साइनोकोबालामीन की कमी से एनीमिया रक्ताल्पता होता है। और रेटिनॉल या विटामिन ए की कमी से यूरोप्थैल्मिया होता है। जबकि टोकोफेरॉल की कमी से बेरीबेरी रोग नहीं होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? 4 ऑप्शन है आपके पास, ताड़ का तेल, नारियल का तेल, गेहूं अंकुरित तेल या राई सरसों का तेल। तो दोस्तों इसका सही आंसर कौन सा है? तो इसका सही आंसर है गेहूं अंकुर का तेल। विटामिन ई का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत गेहूं अंकुर का तेल माना जाता है। निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता? 4 ऑप्शन है आपके पास, विटामिन ए, प्रोटीन, एंजाइम या हार्मोन। तो इसका सही आंसर दोस्तों कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर है विटामिन ए, क्योंकि हम जानते हैं विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। लेकिन दोस्तों कुछ अपवाद भी हैं जिनका संश्लेषण हमारे शरीर के द्वारा किया जाता है। तो कौन कौन से विटामिन है जिनका संश्लेषण हमारे शरीर में होता है? विटामिन ए का संश्लेषण हमारे शरीर में नहीं होता है, किंतु विटामिन के, विटामिन डी और विटामिन B12 का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। तो इसका सही आंसर है विटामिन ए। विटामिन ई का संश्लेषण हमारे शरीर में नहीं होता। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है? 4 ऑप्शन है आपके पास दोस्तों, विटामिन B1, B2, B6 और B12। तो दोस्तों इसका कौन सा आंसर सही है? तो इसका सही आंसर है विटामिन B12। इसे हम साइनोकोबालामीन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से दोस्तों? साइनोकोबालामीन। जानते हैं दोस्तों विटामिन B12 की कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं? अगर किसी व्यक्ति के शरीर में विटामिन B12 की कमी पाई जाती है तो दोस्तों जो नर्वस सिस्टम होता है उसमें गड़बड़ी देखने को मिलती है। तो दोस्तों विटामिन B12 मानव शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसकी कमी मानव शरीर में
रक्ताल्पता या नर्वस सिस्टम के लिए हानिकारक होती है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। थायमीन है, 4 ऑप्शन है दोस्तों आपके पास, विटामिन सी, विटामिन बी2, विटामिन बी6 या विटामिन बी1। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर है विटामिन बी1। विटामिन बी1 को हम थायमीन के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, और विटामिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो विटामिन की खोज फंक के द्वारा की गई थी। आपको जानते होंगे विटामिन की खोज विलियम फंक के द्वारा की गई थी, जो कि पोलिश वैज्ञानिक थे। और बी1 की कमी से दोस्तों मानव शरीर में कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी1 की कमी से मानव शरीर में बेरी बेरी रोग होता है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। जल में घुलनशील विटामिन है, तो दोस्तों जल में कौन सा विटामिन घुलनशील है? 4 ऑप्शन है आपके पास, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई। तो दोस्तों इसका सही आंसर कौन सा है? तो इसका सही आंसर दोस्तों विटामिन डी। आप जानते होंगे विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए किसमें दोस्तों घुलनशील है? तो ये दोस्तों विटामिन बी और सी ही जल में घुलनशील हैं, जबकि विटामिन के, ई, डी, ए वसा में घुलनशील है। तो दोस्तों इसका सही आंसर कौन सा है? इसका सही आंसर है विटामिन सी। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन है? विटामिन सी और विटामिन बी, जबकि वसा में घुलनशील विटामिन विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए है। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? 4 ऑप्शन दोस्तों आपके पास, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी6, विटामिन सी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है विटामिन बी6। विटामिन बी6 स्वप्न को याद रखने में मददगार है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक मनुष्य को बेरी बेरी सूखा रोग व स्कर्वी की बीमारी होगी यदि वह नहीं ले रहा है दोस्तों। तो क्या क्या नहीं ले रहा है जिनसे उसे बेरी बेरी सूखा रोग व स्कर्वी की बीमारी हो सकती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बेरी बेरी दोस्तों किसकी कमी से होता है? तो विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। सूखा रोग विटामिन डी की कमी से होता है और स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी1, डी और सी। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन है? बी1, डी व सी। तो इसका सेकंड ऑप्शन दोस्तों सही है। इसकी कमी से मनुष्य के शरीर में बेरी बेरी सूखा रोग व स्कर्वी की बीमारी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विटामिन डी सुखंडी या जिसे सूखा रोग कहते हैं, विटामिन सी मसूड़ों से खून आना, विटामिन ए गठिया रोग और विटामिन बी1 बेरी बेरी। तो दोस्तों कौन सा युग्म इसमें सही सुमेलित नहीं है? तो विटामिन ए सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि विटामिन ए की कमी से गठिया नहीं होता। विटामिन ए की कमी से दोस्तों रतौंधी होती है। विटामिन डी की कमी से दोस्तों सुखंडी रोग होता है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। अधोलिखित में से कौन सा यौगिक एक विटामिन नहीं है? 4 ऑप्शन है आपके पास, नियासिन, थायरॉक्सिन, राइबोफ्लोविन और पायराडॉक्सिन। तो किसकी कमी से दोस्तों, निम्नलिखित में से दोस्तों कौन सा एक यौगिक विटामिन नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर है थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन एक विटामिन नहीं है, जबकि विटामिन बी2 जिसे हम राइबोफ्लोविन के नाम से जानते हैं, विटामिन बी3 और विटामिन बी6 को पायराडॉक्सिन के नाम से जानते हैं, और विटामिन बी3 को हम दोस्तों नियासिन के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों विटामिन बी6 पायराडॉक्सिन, बी2 राइबोफ्लोविन और विटामिन बी3 नियासिन के नाम से जानते हैं। केला जो एक फल के रूप में अत्यधिक मूल्यवान भोज्य पदार्थ माना जाता है, इसके 100 ग्राम में होता है। 4 ऑप्शन आपके पास,
ऊर्जा की 416 किलो कैलोरी, ऊर्जा की 316 किलो कैलोरी, ऊर्जा की 216 किलो कैलोरी और ऊर्जा की 116 किलो कैलोरी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऊर्जा की 116 किलो कैलोरी। एग्जाम में कभी भी आपसे पूछता है केला, जिसे हम फल के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और इसके 100 ग्राम में कितनी एनर्जी होती है, तो दोस्तों इसके 100 ग्राम में 116 किलो कैलोरी एनर्जी होती है। आप जानते ही होंगे दोस्तों केला किस कुल का है, तो केला म्यूजेसी कुल का है। और केले में दोस्तों कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, आप जानते ही हैं। और दोस्तों अगर कभी एग्जाम में आता है क्या केले में सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो दोस्तों ये गलत है। केले में कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण भी पाए जाते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है, ऊर्जा की 116 किलो कैलोरी की मात्रा केले के 100 ग्राम में पाई जाती है। बाल जिस प्रोटीन का बना होता है दोस्तों उसे क्या कहते हैं, तो बाल जिस प्रोटीन का दोस्तों बना होता है उसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन बताइए। ग्लोबुलिन, म्यूसिन, केराटिन या कैसीन। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है बताइए आप लोग। तो इसका दोस्तों सही आंसर है बाल जिस प्रोटीन का बना होता है उसे हम केराटिन प्रोटीन के नाम से जानते हैं। गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ कौन सा है दोस्तों। 4 ऑप्शन है आपके पास, ग्लूटीन, ग्लोबुलिन, ग्लाइसिन या लाइसिन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ग्लूटीन। जो गेहूं में रोटी बनाने का गुण होता है वो ग्लूटीन की वजह से प्रभावित होता है। जो रोटियां दोस्तों आपने देखा होगा थोड़ी सख्त होती हैं या कड़ी होती हैं, तो उनमें ग्लूटीन प्रोटीन अधिक पाया जाता है, जबकि जिनमें जिस गेहूं में ग्लूटीन की मात्रा कम होती है उसमें दोस्तों वह रोटियां सॉफ्ट होती हैं आपकी। अतः ग्लूटीन का रोल रोटियों में बहुत बड़ा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ग्लूटीन एक प्रोटीन है जिसकी अधिक मात्रा रोटी को सख्त करता है, जबकि कम मात्रा रोटी को सॉफ्ट करता है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो दोस्तों कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है बताइए आप लोग। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 4000 किलो कैलोरी। तो जो व्यक्ति कठिन परिश्रम करता है उसको लगभग 3500 से 4000 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक ग्लास पानी पीने से दोस्तों कितनी कैलोरी आपको मिलती है। 4 ऑप्शन है आपके पास, 0, 15, 25 या 50। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा बताइए, आपके पास 2 सेकंड का समय है। तो एक गिलास पानी पीने से 0 कैलोरी की ऊर्जा प्राप्त होती है, क्योंकि आपको पता है दोस्तों पानी एक कैलोरी फ्री प्रोडक्ट है, अतः इसमें जो ऊर्जा की मात्रा है वह 0 है। भोजन का दोस्तों एक प्रमुख अंग है, कौन सा प्रमुख अंग है इसके बारे में बताइए आप। स्टार्च, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट या सेल्यूलोज। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कार्बोहाइड्रेट। भोजन का एक प्रमुख अंग कार्बोहाइड्रेट है। और कार्बोहाइड्रेट दोस्तों किससे मिलकर बना होता है, CHO, याद रख लीजिए CHO, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। हमारे शरीर में अम्लीयता या एसिडिटी तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह है, 4 ऑप्शन है आपके पास, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। दोस्तों बताइए किसकी वजह से जो मानव का शरीर है उसमें अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच में संतुलन बना रहता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है फास्फोरस। फास्फोरस लवण की वजह से दोस्तों मानव शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच में संतुलन बना रहता है। आप जानते हैं दोस्तों फास्फोरस जो सॉल्ट होता है वो मानव रक्त में पाया जाता है। और इसके दोस्तों स्रोत कौन कौन से हैं जहां से फास्फोरस पाया जाता है। तो दोस्तों दूध, कहां कहां फास्फोरस पाया जाता है दोस्तों, दूध, पनीर, अंडे, निम्न स्रोतों से दोस्तों फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है।
निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता? 4 ऑप्शन है आपके पास, ग्लाइकोजन, एमिनो एसिड, फैट या टोकोफेरॉल। तो दोस्तों कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है? तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? आपके पास 2 सेकंड का समय है, बताइए। तो दोस्तों इसका सही आंसर है एमिनो एसिड। जो एमिनो एसिड है दोस्तों वो मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता। आप जानते हैं यह प्रोटीन की जो सबसे छोटी इकाई है उनमें से एक है। निम्नलिखित में से कौन लौह का अच्छा स्रोत है? 4 ऑप्शन है दोस्तों आपके पास, गाजर, मटर, चावल या पालक। तो दोस्तों आप जानते हैं लौह का जो सबसे अच्छा स्रोत है वो है पालक। पालक में लौह या आयरन पाया जाता है, इसीलिए जिस व्यक्ति के शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होती है उन्हें पालक खाने के लिए डॉक्टर कहते हैं। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? 4 ऑप्शन है आपके पास, माइक्रोज, लैक्टोज, सुक्रोज या कैरोटीन। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर है लैक्टोज। लैक्टोज की वजह से दूध में मिठास आ जाती है। बासमती चावल के जो दाने होते हैं आप देखते हैं पकाने के बाद वो लंबे हो जाते हैं, क्योंकि उसमें बाहुल्य है, उसमें किस की अधिकता है जिसकी वजह से वो दाने पकने पर लंबे हो जाते हैं? 4 ऑप्शन है आपके पास, लाइसिन का, एमाइलेज का, शर्करा का या तेल का। तो दोस्तों इसका सही आंसर है एमाइलेज का। एमाइलेज की अधिकता से दोस्तों जो बासमती के चावल हैं वो लंबे हो जाते हैं। आप जानते होंगे दोस्तों एमाइलेज क्या है? एमाइलेज एक स्टार्च है। और दोस्तों चावल में 2 तरीके के स्टार्च पाए जाते हैं। कौन कौन से स्टार्च हैं? एक एमाइलेज और दूसरा कौन सा है? तो दूसरा है एमाइलोपेक्टिन। तो दोस्तों ये 2 स्टार्च चावल में पाए जाते हैं जिन्हें हम एमाइलेज और एमाइलोपेक्टिन के नाम से जानते हैं। जो चावल लंबा होता है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? उसके लिए जिम्मेदार है एमाइलेज। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और जबकि एमाइलोपेक्टिन दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, जो छोटे चावल होते हैं उनमें जो स्टार्च पाई जाती है वो कौन सी स्टार्च पाई जाती है? एमाइलोपेक्टिन। जबकि बड़े चावलों में जो स्टार्च पाई जाती है उसे हम एमाइलेज कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एमाइलेज स्टार्च बड़े चावलों में पाई जाती है जबकि एमाइलोपेक्टिन स्टार्च छोटे चावलों में पाई जाती है। भैंस के दूध में दोस्तों जो फैट की मात्रा है कितनी होती है? 4 ऑप्शन है आपके पास दोस्तों, सही आंसर इसका क्या होगा बताइए। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 7.2%। भैंस के दूध में दोस्तों जो औसत वसा की मात्रा है वो 7.2% होती है, जबकि जो गाय होती है दोस्तों गाय में इसका आधा पाया जाता है, लगभग 3% फैट पाया जाता है। इसलिए जो व्यक्ति मोटे होते हैं वो कोशिश करते हैं कि जो शरीर में कैल्शियम की मात्रा है उसकी आपूर्ति के लिए वो गाय के दूध को प्रेफर करते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर फैट की मात्रा बढ़ ना सके, साथ ही साथ उनको कैल्शियम जो पोषक है उसकी पर्याप्त मात्रा भी प्राप्त हो सके। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कैसीन दुग्ध होता है, क्या होता है बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? जीवाणु है कैसीन, कि शर्करा है कि प्रोटीन है? तो दोस्तों कैसीन एक प्रोटीन है जो कि दूध में पाया जाता है दोस्तों। और कैसीन दोस्तों कैसा प्रोटीन है? तो यह एक फास्फोप्रोटीन है। कभी एग्जाम में पूछता है कि कैसीन कौन सा प्रोटीन है? फास्फोप्रोटीन है। और कैसीन क्या होता है दोस्तों? तो यह एक प्रोटीन होता है। आप जानते होंगे जो दूध का सफेद रंग होता है दोस्तों कैसीन की उपस्थिति के कारण ही होता है। और दूध में और कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं दोस्तों? तो दूध में एक प्रोटीन एल्बुमिन भी पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दूध में एक प्रोटीन एल्बुमिन भी पाया जाता है, जबकि कैसीन क्या है? एक फास्फोप्रोटीन है।
आइए आगे बढ़ते हैं। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। तो दोस्तों शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? वसा से, कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से या विटामिन से? तो दोस्तों इसका सही आंसर है प्रोटीन से। आप जानते हो शरीर में जो ऊतकों का निर्माण होता है वह प्रोटीन से होता है। और प्रोटीन्स दोस्तों क्या होते हैं? अमीनो एसिड के यौगिक होते हैं। और जो नेचुरल रूप में कितने प्रोटीन इस ब्रह्मांड में पाए जाते हैं? तो लगभग दोस्तों 500 प्रोटीन प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? क्लोरोफिल, मैग्नीशियम, हीमोग्लोबिन, आयरन, खाने का नमक, सोडियम और कपड़े धोने का सोडा, पोटेशियम। तो दोस्तों इसमें जो सही सुमेलित नहीं है वो है कपड़े धोने का सोडा। तो दोस्तों जो कपड़े धोने का सोडा होता है वो सोडियम कार्बोनेट होता है, ना कि पोटेशियम कार्बोनेट। ठीक है दोस्तों, तो वो सोडियम कार्बोनेट होता है। तो इसका सही आंसर है कपड़े धोने का सोडा, क्योंकि प्रश्न में पूछा है सुमेलित नहीं है। तो जो कपड़े धोने का सोडा है वो पोटेशियम नहीं होता, वह सोडियम कार्बोनेट होता है। कौन सूक्ष्म तत्व नहीं है? 4 ऑप्शन है आपके पास। लोहा, जस्ता, गंधक या मैग्नीज। तो दोस्तों कौन सा इसमें सूक्ष्म तत्व नहीं है? इसका सही आंसर दोस्तों सी, गंधक। अब जानते होंगे दोस्तों जो सूक्ष्म तत्व होते हैं उनकी आवश्यकता मनुष्य को जीवन भर रहती है, किंतु बहुत ही कम मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है। जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं दोस्तों उनके अंतर्गत कौन कौन आते हैं? जैसे आयरन हो गया, ठीक है दोस्तों, आयरन सूक्ष्म पोषक तत्व में आता है। कोबाल्ट हो गया, क्लोरीन हो गया और मैग्नीज हो गया। तो दोस्तों ये सारे तत्व किसमें आते हैं? ये सूक्ष्म तत्वों के अंतर्गत आते हैं। लोहा हो गया, जस्ता हो गया, मैग्नीज हो गया, ये लोग सूक्ष्म में आते हैं। जबकि जो गंधक है यह दीर्घ में आता है। ठीक है दोस्तों, दीर्घ पोषक तत्वों में आता है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो कहां पर उपस्थित होती है दोस्तों? 4 ऑप्शन है आपके पास। रक्त में उपस्थित है, त्वचा में उपस्थित है, ऊन में उपस्थित है या अंडों में उपस्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है अल्फा केराटिन त्वचा में उपस्थित होती है। आप केराटिन प्रोटीन जानते होंगे, तो उसी का यह एक प्रकार है अल्फा केराटिन। यह दोस्तों जल में अघुलनशील है। तो एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, कभी एग्जाम में पूछता है क्या अल्फा केराटिन जल में घुलनशील है? तो दोस्तों अल्फा केराटिन जल में घुलनशील नहीं है। और अल्फा केराटिन दोस्तों त्वचा में उपस्थित होती है। ठीक दोस्तों, और त्वचा के सिवाय दोस्तों अल्फा केराटिन कहां कहां पाया जाता है? तो दोस्तों जो केराटिन प्रोटीन होता है इसी से हमारे नाखून, बाल और जानवरों में जो सींग होती है वो अल्फा केराटिन से बनी होती है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि केराटिन प्रोटीन से किनका किनका निर्माण होता है दोस्तों? तो केराटिन प्रोटीन से नाखून, बाल, सींग आदि का निर्माण होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन प्रोटीन को विकृत नहीं करता है? 4 ऑप्शन है आपके पास। ऊष्मा और रक्त किरणें, एक्स किरणें, भारी धातु, लवण। तो दोस्तों बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही है? कौन प्रोटीन को विकृत नहीं करता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है दोस्तों अवरक्त किरणें, जिसे हम इंफ्रारेड रे के नाम से भी जानते हैं। तो जो अवरक्त किरणें हैं वो प्रोटीन को विकृत नहीं करती, अर्थात वो प्रोटीन को तोड़ती नहीं है। जबकि ऊष्मा प्रोटीन को क्षय करती है, एक्स किरणें भी प्रोटीन को तोड़ती हैं। जबकि जो भारी धातु लवण होते हैं वो भी प्रोटीन को तोड़ते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तरुण तथा वृद्ध व्यक्तियों में प्रोटीन की आवश्यकताएं, 4 ऑप्शन दोस्तों, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? किसी भी वृद्ध व्यक्ति या तरुण व्यक्ति में जो प्रोटीन है उसकी आवश्यकताएं क्या एक समान होती हैं, या तरुणों में उसकी मात्रा अधिक आवश्यक होती है जबकि वृद्धों में न्यूनतम आवश्यकता होती है?
या वृद्धों में उच्चतर और तरुणों में न्यूनतम होती है, या तरुणों में बहुत अधिक और वृद्धों में बहुत कम होती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है वृद्धों में उच्चतर और तरुणों में न्यूनतम होती है। तो जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उन्हें प्रोटीन की मात्रा अधिक आवश्यक होती है, जबकि जो तरुण हैं उनका शरीर वैसे भी हष्ट पुष्ट होता है, तो वहाँ प्रोटीन की मात्रा कम आवश्यक होती है। दूध में प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषकदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित है। 4 ऑप्शन है आपके पास, कैल्शियम, पोटेशियम और लौह। तो दोस्तों आपको इसमें बताना है दूध में प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त और कौन कौन से पोषक पदार्थ पाए जाते हैं। 4 ऑप्शन है आपके पास। तो दोस्तों बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है कैल्शियम और पोटेशियम। ठीक दोस्तों, तो कैल्शियम और पोटेशियम दूध में पाया जाता है। साथ साथ दूध में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है। दोस्तों जो दूध होता है, दूध में अगर 100% अगर दूध की बात कर लें तो दूध का जो 100 हिस्सा है उसमें से दोस्तों 87% हिस्से में जो होता है वो पानी होता है। तो दूध का जो 87% है वो पानी होता है, बाकी 23% में अन्य सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। और दोस्तों हम दूध को एक जिसे नहीं कहते कॉम्प्लीमेंट डाइट के रूप में भी दूध को कहा जाता है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। भविष्य में और भी बेहतरीन वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।